नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईवीएस के 30 क्वेश्चन की जो सीरीज आपकी चल रही है कंटिन्यू, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें 121 से लेकर 150 तक के प्रश्न होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, आपका एक भी सीरीज मिस मत कीजिएगा। जैसे हमने आपको बता रखा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो है हमारा 2350 से ऊपर सीरीज हमें आपको करानी है, सब जल्द से जल्द। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं सब आपके लिए, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या क्या विचार दे रखे हैं। पहला दे रखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रालाल तरंगों के लिए ग्रह शरीर के वायुमंडल को अस्पष्टता का कारण है। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात कर रहे हैं, जो विचार जो कथन सबसे बढ़िया है वो कौन कौन से हैं। पहला कथन सब ठीक है बिल्कुल, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है। और सेकंड जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप दोनों को बहुत जल्दी से कर लेंगे। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसमें एक और दो दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 वो 122 पे बढ़ते हैं। 1 to 2 पे, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी हमारी बृहस्पति की। ठीक है, और ये देखिए बृहस्पति पर नासा के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह पर नासा के वैज्ञानिक ने की थी। और जो ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगातार कहते हैं ना उच्च दबाव बना रहता है, जो पृथ्वी पर आंधी पैदा करता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको ये ध्यान रखना, साथ में ध्यान रखना कौन सा, कि बृहस्पति ग्रह पर नासा के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, नासा के वैज्ञानिक को ध्यान रखना इसमें आपको खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलांगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। देखिए ये वन्यजीव अभयारण्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्नों को कराए भी है, तो एक भी आपको प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो किस में कराया जाता है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये भारत का वनमानुष का एकमात्र स्थान है। कहाँ का, वनमानुष का। ठीक है, वनमानुष का, ये भी आपको उसमें अलग से याद रखना है। ठीक है, कहाँ का, होलंगपात गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका बेटा, कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन हमें बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 का, ये सत्यमंगलम, देखिए जो नाम से आपको कुछ ऐसा लग रहा है मंगलम टाइप के वर्ड होते हैं, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, तमिलनाडु की बात चल रही है, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। और ये जो आपका ये जो बात चले तमिलनाडु में कहाँ पे, तो बोलते हैं ना पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे ये, पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल की बात चल रही है, वो हमारा है 1412 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीज़ें इसमें अलग से ध्यान रखनी होती हैं, हम आपको उसी प्रश्न में सॉल्व करा देते हैं, ताकि आपको इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पे निम्नलिखित पर विचार करना है, कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या क्योटो प्रोटोकॉल, इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी दी है। ठीक है भैया, इसकी बात चलेगी किसने इसकी मंजूरी दी है। तो इसकी जो मंजूरी दी है वो दी है हमारी, देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, या दो और तीन, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसकी जो मंजूरी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ दी थी हमारी ऑप्शन नंबर जो सेकंड में हमें दे रखा है, जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क को ध्यान रखना है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल, और हमेशा मैंने बताया आपको पहले भी वीडियोज़ में, कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको सारे ऑप्शन जानकारी होने चाहिए, तभी आप सही और गलत को बता सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल 2 बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126 का है, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहने के करंट अफेयर्स में भी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है, भाई बताइए किससे संबंधित है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्थिरता। ठीक है, स्थिरता संबंधित है, क्योंकि 1992 में आपने ये 93 की बात चली, लेकिन इसका बता दें 1992 में जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, ब्राज़ील में, ब्राज़ील में रियो डी, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, ध्यान रखना आपको, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये अलग सी चीज़ें आपको बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी मिस ना हो और अच्छे से कर लें। पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है, बताइए कहाँ पे प्राधिकरण है इसका। हैदराबाद में है, चेन्नई में है, मुंबई में या कोलकाता में है। तो इसका जो राष्ट्रीय प्राधिकरण जो हमारा है वो है हमारा चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं हेम पांडे। कौन है, हेम पांडे। ठीक है, ये 2-3 चीज़ आपको अलग से बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत परीक्षाओं में आया भी है। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बताइए। जो नगोया प्रोटोकॉल है वो हमारा है जैव विविधता से संबंधित। किससे है, जैव विविधता से संबंधित है। और इसको जो साइन किया गया था वो किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, कब किया गया था, 29 अक्टूबर 2010 को साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, भैया निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, क्या है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया प्रांत भागीदारी है, ओजोन लेयर का संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन है, या बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात किसके लिए, कानून बाध्यकारी सम्मेलन की। ठीक है, तो कानून बाध्यकारी सम्मेलन को ऐसे ध्यान रखना है कि भैया हमारा कोई एक बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, कोई इस पर कब्जा करने वाला है, तो कानून की मदद से हम लोग उसको दूर करेंगे। इस तरह से आप अपनी कहानी सेट करके उसको आराम से याद भी कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल 200 क्या है। भैया ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न नेट परीक्षा में और पीछे जैसे परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम्स है कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के ले सकते हैं वो। ग्लोबल 2000 क्या है, ठीक है, ग्लोबल 200 क्या है। फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर की लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 131 पे आते हैं। नारायण सरोवर अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताइए जल्दी से, कौन सा प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या गुजरात में है। भाई देखिए उत्तर प्रदेश में तो है नहीं कहीं से कहीं तक, महाराष्ट्र में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं, तो है किस में फिर, ये है हमारा गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पे, गुजरात में ये है कच्छ ज़िले में। कहाँ पे, कच्छ ज़िले में। कच्छ ज़िले के एक एरिया है लखपत। कहाँ पे है, लखपत। ठीक है, लखपत तालुका में है ये। इसमें क्या होता है कि 184 क्या है, पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। कितनी है, 184 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। ये आपको अलग से इंडिकेट करके दिखा दिया हमने ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नारायण सरोवर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। नारायण सरोवर अभयारण्य, वो ऊपर क्या रखा था, नारायण सरोवर अभयारण्य किस प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कहना है किसके लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नारायण सरोवर जो अभयारण्य फेमस जो है
वो फेमस है हमारा चिंकारा के लिए। किसके लिए? चिंकारा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई बताइए किसके लिए किया जाता है फिश मील का व्यापक प्रयोग? फिश मील का जो व्यापक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जैविक खाद के लिए। किसके लिए? जैविक खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किए जाने वाला पहला शाकनाशी है? भैया बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे लिए। व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला शाकनाशी है भैया क्या है बताइए? तो हमारा जो पहला शाकनाशी है वो कौन सा? हमारा 2,4-D। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 पे, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? ज्ञान भारती, भैया ज्ञान भारती की बात चल रही है, बताइए रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। किस में है? गुजरात में है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? भैया बताइए किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसकी है? रुई की। ठीक है, रुई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? किसका स्लोगन था ये? चिपको आंदोलन का था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का था, अपिको आंदोलन का था, इनमें से किसे का नहीं था? तो आपको अच्छे से मालूम है, आपने खूब पढ़ रखा है। किसका था ये? चिपको आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है तो उसको अच्छे से आप माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न में ये। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब सारे ये, इसको एक भी मिस नहीं करना है। तो कितने बनाने की घोषणा हुई थी? 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, एलिफेंट की बात चल रही है यहाँ पे। एलिफेंट बनाने की जो घोषणा हुई थी वो थी 24 इज अ राइट आंसर। जो क्योंकि एलिफेंट की बात चल रही है और इसका जो मेन एलिफेंट जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 से। कब हुई थी? 1992 शुरू हुई थी। और सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। कहाँ पे? जो सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में, मतलब 12 स्टेट में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? भाई बताइए कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं जंगली हाथी? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कितने प्रदेशों में? 17 प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 140 प्रश्न पे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरा में आ गई है? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रजाति जो नुकसान होता है हमारे जानवरों को ही होता है। किसको? आइए, चीरू को। ठीक है, किसको? आइए, चीरू को। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पक्षियों के विलुप्त डोडो प्रजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहली बात तो ये। ठीक है, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डोडो पक्षी, पहले आपको बताते हैं होता क्या है एक्चुअली में। जो डोडो पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। ठीक है, कहाँ का था ये? मॉरिशस का। पहले बात तो ये ध्यान रखना आपको कि डोडो प्रजाति की बात चल रही है यहाँ पे। डोडो पक्षी है वो मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ठीक है, ये उड़ नहीं सकता था। ये मानव द्वारा अत्यधिक शिकार के कारण क्या हुआ था? जो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी की बात थी, तो ये क्या हुआ था? ये लुप्त हो गए थे। ठीक है, इस समय क्या हो गए थे? ये लुप्त हो गए थे 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी बात चलिए मॉरिशस का एक देश में पाई जाती है और डोडो प्रजाति की ऐसा पक्षी होता है कि ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कैप पहाड़ी जेबरा किस प्रदेश में पाया जाता है? भैया बताइए, कैप पहाड़ी जेबरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है।
किस में लिए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और आपको बता दें कि खतरे में है ये जो प्रजाति है ये भी बहुत ज़्यादा किसमें खतरे में है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये भी लुप्त होने के चांसेस है बहुत जल्दी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होडुरन एमराल्ड क्या है? एक वृक्ष है, एक पक्षी है, एक पशु है, या एक समुद्री तट है? बताइए क्या है इसका? तो ये क्या है भाई? ये एक पक्षी है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI कहाँ है? भैया बताइए कहाँ पर है? मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, चेन्नई में है, या कोयम्बटूर में है? बताइए किस में है ये? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। आर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? बताइए भाई, आर्गोग्राफ हमारा क्या प्रदर्शित करता है? आर्गोग्राफ जो प्रदर्शित करता है वो हमारा कहता है जलवायु और फसलों के प्रकार। किसको प्रदर्शित करता है ग्राफ? जलवायु और फसलों के प्रकार, ठीक है। तो कभी कभी आप ये बात देखना कि उपयुक्त सही लिखा होता है, जल्दी से हम टिक मार देते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान देगा कि मिट्टी प्रकार फसल नहीं है, बीज के प्रकार और बीज उत्पादक नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर ठीक है बिल्कुल कोई जलवायु और फसलों के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 146 पे, सेवेल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से संबंधित है? भाई कौन कौन सा है? वन्य जीव रिजर्व है, ओजोन संरक्षण है, वायु संरक्षण है, या पर्यावरण संरक्षण है? तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वन्य जीव रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखना आपको किसका? वन्य जीव रिजर्व पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, मेलाथियान क्या है? मेलाथियान क्या है भाई? रंजक है, कीटनाशक है, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए क्या है ये जो है आपका ये है कीटनाशक। और इसको बता दें कि इसका रासायनिक नाम होता है, उसको आप चाहे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, C10H19O6PS2, ठीक है। ये आप इसको चाहें, एक रासायनिक नाम है, इसका केमिकल नेम है, ये आप ध्यान रख लीजिए, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बुड्डन नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बुड्डन नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बताइए भाई, गंगा को, जमुना को, सतलज को, या व्यास को? तो ये बुड्डन नाला है वो हमारा किसको करता है? सतलज को, ठीक है, सतलज को ये प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखो मैंने बताया आपको, जब भी क्वेश्चन सत्य वाली आए तो पहले तो आपको दोनों ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए पहला कह रहे हैं कि जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषण तत्व प्रदान करता है, और नेक्स्ट कह रहे हैं जैव उर्वरक पौधों में नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है। तो दोनों ही, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों गलत हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका कौन सा? जैव उर्वरक पौधों में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट देखभाल करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है? भैया क्या उत्तरदायी है जरा देखें पहले। बायो पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक, केमिकल, फर्टिलाइज़र। देखिए यह तो आप बताइए इसमें से कौन सा बिल्कुल आपको बात चलेगी, कौन सी ठीक लग रही है? तो इसके लिए हमने आपको बताया, पहले आपको कुछ सब कुछ जानकारी ठीक से होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम करें घटती संख्या की बात चलेगी, तो हम पहले बात करेंगे पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे, फिर हम करेंगे मच्छर विषकारक की बात करेंगे, एंड फिर हम करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आप बहुत जल्दी आपके लिए कल से आपके लिए हिंदी की, संस्कृत की, इनकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होने वाली हैं, और 32 क्वेश्चन भी आपका सीरीज लेके आएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो यूपीटेट सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ आपके अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सभी शेड्यूल क्वेश्चन को उसमें मिक्स करके आपके लिए फॉर्म बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।